अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इनाम। फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैंने रिकॉर्ड करता रहता हूँ, कभी कभी मैंने प्लान कुछ कॉल हुआ किया होता है, बाद में कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है तो फिर मैं उस तरफ चल पड़ता हूँ। आज मेरा एक टॉपिक है मसल फैसिकुलेशन है। मसल फैसिकुलेशन होती हैं अचानक आपके ना को पट्ठा जैसा कहते हैं फड़कने लगता है। ये छोटे छोटे रिपल टाइप होते हैं, नजर आते हैं ऊपर जिल्द के नीचे से, सुपरफिशियल होते हैं, इतने स्ट्रांग नहीं होते कि कोई जॉइंट को मूव करे। वो जिल्द के ऊपर होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, यानी अचानक आ जाते हैं, बगैर वजह के भी आ सकते हैं। कुछ पीछे बेस में कोई डिजीजेस वगैरह उसके अंदर भी आ जाते हैं। तो मोस्टली लोग जिंदगी में, मतलब आप समझें तो 70% लोगों को किसी ना किसी स्टेज पे ये फेसिकुलेशन यानी मसल्स का फड़कना जो है ना, ये नज़र आता है इसके नीचे। तो मोस्टली तो ये नुकसानदेह नहीं होते, इनको बिनाइन कहते हैं, यानी मासूम है, ये नुकसान नहीं देते। और ये थकावट की वजह से, कैफीन ज़्यादा इस्तेमाल करने से, नींद पूरी ना होने से, और इसके अलावा इनको बिनाइन कहते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं। और ये इसके अलावा सीरियस डिजीज़ भी होती हैं जो जिसकी वजह से आ जाते हैं। उस सूरत में फिर डॉक्टरों को मशवरा लेना पड़ता है। जैसे मैं आप कॉजेज़ में बताऊंगा इनके, तो वो उसकी वजह से आते हैं, तो इसके लिए इसकी ट्रीटमेंट होती है। वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरे पास पेशेंट आई थी, कहती मेरी आंख फड़कती है, तो वो आंख का अपर लिड में वो उसकी जो एक तरह का ब्लेफरोस्पाज्म होता है, आई लिड के अंदर मसल होते हैं, वो फड़कते नज़र आते हैं। तो लोग बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं बात करते करते। हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो बड़े परेशान हुआ करते थे, बार बार इन्हें इनको किसी को दिखाया तो उन्होंने उसको वो एक बूटेक इंजेक्शन है वो भी अंदर वहाँ पे लगाया कि उसको आप काम डाउन कर सकें। तो अगर कॉजेज़ को देखें, उसके अंदर आपके हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ हैं, मेटाबॉलिक हैं, और मेडिकेशन से भी होता है। तो जो आपकी न्यूरोलॉजिकल होते हैं वो ज़्यादा सीरियस चीज़ें हैं। जैसे हम उसको AML कहते हैं, एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस है। ये न्यूरो जो है ना जेनिक ये डिजीज़ है, जिसके अंदर ये जो आपकी नर्व्स है ना, जब कम्युनिकेट करती हैं मसल के साथ, तो उस लेवल पे चीज़ होती, तो उसके अंदर आ जाए अगर उस बीमारी में, तो उसका इलाज होता है, उसका ट्रीटमेंट लेते हैं। फिर आपका MS होता है, जिसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। ये माइलिन होती है, जैसे हमारी बिजली की तारों के ऊपर कोटिंग होती, इस तरह आपके नर्व्स के ऊपर भी कोटिंग होती है। कोटिंग ना हो तो फिर कम्युनिकेशन यूनी डायरेक्शनल ना हो, हर जगह फैले, साथ वालों को टच करे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ये यंगर एज की 20, 30, 40 साल की बीमारी है। कभी इसके अंदर रिमिशन आ जाती है, उसकी मौजूदगी में आए तो उसकी ट्रीटमेंट होती है। जो भी डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट उसको देखते हैं। वो फिर इसके अलावा आपका ये यानी वो उसके अंदर डीमाइलिनेशन हो जाती है, उसके ऊपर से जो कोटिंग होती है ना, जैसे प्लास्टिक की तारों, हमारी बिजली की तारों में, वो उतर जाती है, तो फिर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है। नर्व को सिंगो बल्बिया है, उसके अंदर आ जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस मैंने बताया है, इसके अंदर है। फिर स्पाइनल मसल डिजीज है, जब स्पाइन को डैमेज हो जाए किसी फ्रैक्चर की वजह से, तो जो मसल वो जो कर रही होती सप्लाई है, उसकी वजह से प्रॉब्लम, ये रिपल्स बनते हैं, उसको ट्रीट करना चाहिए। बल्बर पालसी है, उसके अंदर भी ये न्यूरोलॉजिकल चीज़ें हैं 4-5 जिसके अंदर होता है। MS में ज़रा रेयर होता है, लेकिन उसके अंदर भी रिपोर्टेड है। मेटाबॉलिक होते हैं, जैसे आपके निज़ामे चीज़ों के अंदर, जैसे कैल्शियम की कमी हो गई, मैग्नीशियम की कमी हो गई, के की कमी हो गई है। फिर आपका थायरोटॉक्सिकोसिस है, जब थायराइड आपका ओवर एक्टिव होता है, तो उसके अंदर भी ये चीज़ें मसल फेसिकुलेशन देखने में आती है। एड्रेनलिन है, जो हमारे सारी बॉडी के अंदर एक इसका पार्ट है। मोस्टली जो है ना, ये इसके अंदर मैंने बताया था बिनाइन होती हैं। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, हमारे यहाँ फ्रीक्वेंटली देखने आता है। लोग कहते हैं जी टांगों में बेचैनी है, जैसे अनकंफर्टेबल है, इकट्ठी करते हैं, सीधी करते हैं, वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं उसको। फिर इसके अलावा आपका डिहाइड्रेशन है, जैसे पानी की कमी होगी, उसकी वजह भी होती है। तो जो बिनाइन में, तो वही मैंने कहा था, एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, कैफीन की वजह से, फटीक की वजह से, और हल्का फुल्का ट्रॉमा उसकी वजह से, और पोस्ट वायरल इरिटेशन की वजह से भी हो जाता है। तो जो मेडिकेशन में आता है, स्टीरॉयड विड्रॉल है, किसी लंबी देर तक स्टीरॉयड लिए उसको विड्रॉल जब करते हैं, उसमें आता है। इंसेक्टिसाइड्स हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो
जो आपकी जो टॉक्सिक चीज़ें हैं उसके अंदर, उसकी वजह से होता है। लिथियम टॉक्सिसिटी है। इसके अलावा क्रोनिक आपका जो स्टिमुलेंट यूज़ होती है, हमारे स्टूडेंट लाइफ में हमने तो कभी नहीं लिया, बच्चे पर जब हमारे हमारे अपने यार दोस्त भी पढ़ते थे, जब उनको लगता था रात को नींद आ रही है तो वो एम्फेटामीन्स ले लेते थे। एम्फेटामीन होता है जो उनको जागता रखती है और कुछ होता ही नहीं, तो उसकी वजह से भी ये हो जाया करता है। आखिर आपने डायग्नोज किया है तो परेशान नहीं होना कि 70% लोगों को, नॉर्मल लोगों को लाइफ में एक आध बार दो बार ये हुआ करता है। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको, एक तो मसाज का तरीका है, अंगूठे से उसको जहाँ पे हो रहा है आँख पे या किसी जगह उसको मसाज करें और कोशिश करें कि इसको स्ट्रेच करें ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो जो फील कर रहे हैं ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको करेंगे। इसके अलावा ये है कि इमीडिएट रिलीफ के लिए ये होता है, मसाज होता है और करता है, फिर उसको प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए। और कुछ कहते हैं जी आप पिकल जो जूस है, मुझे तो पता नहीं पिकल जूस कैसे होता है, लेकिन वो जो इन चीज़ों के अंदर जो पानी मिलता है उसको पीने से हो जाता है, बर्फ़ लगाने से इसके फ़र्क पड़ जाता है, थोड़ी सी वार्मिंग, हल्का सा वार्म अप करने से, हीटिंग करने से फ़र्क पड़ जाता है। कुछ लोग इनको, जिनको थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इनको नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी लेते हैं, जैसे ब्रूफिन है। इसके अलावा क्या पानी में से मैंने कहा, अच्छी स्लीप होनी चाहिए, गुड एक्सरसाइज लेवल होना चाहिए, बैलेंस डाइट रखें, उसके अंदर फिर कैल्शियम, ये मैग्नीशियम वगैरह की कमी वमी नहीं देखने में आती। और रेगुलर एक्सरसाइज करनी है हमेशा ही अच्छा कहा जाता है। कैल्शियम सप्लीमेंट, मैग्नीशियम सप्लीमेंट जब ये हो, जो विटामिन के सप्लीमेंट्स हैं, ये चीज़ें इन चीज़ों में हेल्प करती हैं। इसके अलावा बाकी आपका चीज़ें आ जाती हैं, मसाज है मुख्तलिफ जगह की, कहते हैं अगर फिंगर का आपको है तो फिंगर को स्प्रेड करें, इस तरह करके रखें और फिस्ट बनाएं, ज़ोर से फिस्ट बना के 2-3 मिनट तक रखें। इससे भी उन जगह का जो फैसिकुलेशन है, मसल की मूवमेंट है, वो ठीक हो जाती है। तो फिंगर्स के लिए फिस्ट है, हाथ के लिए आपने उनको स्प्रेड करना है। फिर आपका थंब है, थंब को हम थंब आप कहते हैं पोजीशन, इस पोजीशन में रख के थंब को ऐसे रोटेट करना है, इससे भी उस ये थंब के इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाती है। फिर आपके आर्म्स एंड शोल्डर में है तो कहते हैं अपने क्रॉस का चेस्ट इसमें हो रहा है तो दूसरी साइड पे क्रॉस का करके जोर से पकड़ के इसको कोई 2-3 मिनट के वो आप होल्ड करें और तीन बार कर लें तो ये इसके अंदर भी रिलीफ आता है। मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि इतना डरना नहीं है। बहुत सारे लोगों को है, कुछ लोगों को पता है, जिनको पता है वो आगे भी बताएं और खुद भी इस तरह करने की शुरू। अब काव्स एंड फीज है, जैसे हमारी, हम पंजाबी में कहते हैं पिन्नियाँ हैं, काव मसल हैं, उसके लिए आप वो कहते हैं कि आप उसको पाँव पे खड़े होके ना लिफ्ट करें, उसको पंजों पे लिफ्ट करें तो आपके काफ्स के मसल, इवन पैर के जो डॉर्सम है ऊपर की सतह है उसके मसल में करें, तो हील को उठाएं, पंजों से नीचे दबाएं, इससे भी फर्क पड़ता है। तो आपने करने की वजह से फिर इसके मुख्तलिफ तरह की हैं। अगर हील में है तो हील को दबा के पंजों पे खड़ा करें। इसके अलावा और चीज़ें में शामिल है, जैसे आपके नेक में आ गया तो उसके अंदर भी स्ट्रेचिंग वगैरह की एक्सरसाइज, मसाज है, इसके अंदर हेल्पफुल हुआ करता है। और इसके साथ साथ और कुछ जो भी आपके जिस जगह पे उसको मसाज करने से, गुलाई में मसाज करें, ऐसे करके आहिस्ता आहिस्ता उसको रिपीट करें। और जिस एक्शन में ये जा रहा है, तो आपने देखा होगा हमारे खिलाड़ी जब ग्राउंड में होते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से, नमकियात की कमी से अचानक क्रैम्प पड़ जाता है। क्रैम्प ज़रा ज़्यादा शिद्दत वाली चीज़ है, ये है उसी किस्म की, उसमें भी अपोजिट साइड पे करते हैं। जैसे खिलाड़ी लेट जाता है तो उसका घुटना सीधा करके पंजे को, टोस को पकड़ के दबाते हैं इस तरह करके। उसकी वजह से शुरू में जैसे ही वो होता है तो वो जो लॉक होता है, जो स्पाज्म होता है, वो दूर हो जाया करता है। पता होना चाहिए नॉर्मली कि आपके इसके लिए बेस्ट चीज़ें यही है कि पानी की कमी ना आने दें, नमकियात की कमी ना आने दें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर स्लीप करें। ये सारी चीज़ें मसल फैसिकुलेशंस का सबब बनती हैं। और इसके लिए अगर मसल वेस्टिंग है, मसल कमज़ोर हो जाते हैं, उसका मसल जो बॉडी मास है मसल का वो कम होता है, तो फिर आपको न्यूरोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। तो छोटा सा टॉपिक था, मैंने कहा चलिए मैं आपको इसके साथ भी आपको चाहता हूँ कि जनरल नॉलेज है, तो अगर फिर भी कुछ समझ ना आए, ज़िंदगी में अजीर्ण हो जाएगा, वो लगे मुझे
बहुत परेशानी है इसकी वजह से, तो फिर आप न्यूरोलॉजिकल हेल्प यानी न्यूरो फिजिशियन को दिखा सकते हैं, वो ले लिया करें। विटामिन B12 बड़ा अच्छा होता है, जहाँ पे नर्व्स की इरिटेशन वगैरह है, डीमाइलिनेशन है, ये चीज़ें विटामिन B12 वगैरह भी हेल्प करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।